नमस्कार। हाँ, आज हम भारत के विकास के सफर पे एक गहरी नजर डालने वाले हैं बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक दिलचस्प किताब है, भारत विकास की चुनौतियां। ये बात तो हम सब जानते हैं। मतलब भारत आज जीडीपी के लिहाज से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर क्रय शक्ति यानी पीपीपी देखें तो तीसरी सबसे बड़ी। ये तो कमाल की बात है। हाँ बिल्कुल, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। जी लेकिन इस चमक के पीछे कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो शायद हमारी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर रही हैं। जी, कई रुकावटें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो आज हम इसी किताब के आईने में देखेंगे कि भारत के आगे बढ़ने के रास्ते में कौन सी बड़ी रुकावटें हैं, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं और उनके असल मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। जरूर। किताब की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही जरूरी मुद्दे से, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। जी मतलब सड़कें, रेल, बिजली, जी ये सब तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, जीवन रेखा होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा। नसें हैं ये अर्थव्यवस्था की। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क्स में से एक है, करीब 63 लाख किलोमीटर। ये तो बहुत ज्यादा है। जी, नेटवर्क का साइज तो बहुत बड़ा है। लेकिन किताब बताती है कि इसमें से लगभग 40%, वो भी ग्रामीण सड़कें जो गांव को शहरों से जोड़ती हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है। किताब के मुताबिक उनकी क्वालिटी खराब है, गड्ढे हैं, रखरखाव ठीक नहीं है। और शहरों का क्या हाल है? किताब में बेंगलुरु का जिक्र है, ट्रैफिक जाम। हाँ, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम एक बहुत बड़ी समस्या है। घंटों लग जाते हैं। इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर तो पड़ता ही है, साथ ही कारोबार की लागत भी बढ़ती है, सामान लाने ले जाने में देरी होती है। सही बात है। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, रेल नेटवर्क का क्या, वो भी तो बहुत बड़ा है हमारा। जी, रेल नेटवर्क भी करीब 67,000 किलोमीटर लंबा है। रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन वो भी अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है। किताब बताती है कि भीड़-भाड़ बहुत ज्यादा है, क्षमता से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं कई रूट्स पर, और कई हिस्सों में पटरियां, सिग्नलिंग सिस्टम ये सब काफी पुराने पड़ चुके हैं। सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता है। किताब में 2016 के इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे का जिक्र है। हाँ, वो दुखद हादसा। जी, वो इन्हीं सुरक्षा चिंताओं का एक उदाहरण था। पुराने ढांचे और ज्यादा बोझ के कारण हादसों का खतरा बना रहता है। अच्छा, तो मतलब नेटवर्क का साइज बड़ा होना ही काफी नहीं है, उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, ये सब भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। किताब में एक और बात कही गई है, प्रोजेक्ट्स में देरी और करप्शन। जैसे वो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना थी जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली थी। हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था वो। उसे 2004 तक पूरा होना था, लेकिन किताब कहती है कि वो 2012 तक खिंच गया। इतना लंबा। जी, काफी देरी हुई। किताब इसके पीछे जमीन अधिग्रहण में मुश्किलें, अलग-अलग सरकारी विभागों में तालमेल की कमी जैसे कारण बताती है। और देरी का मतलब सिर्फ वक्त का नुकसान नहीं होता, लागत भी बढ़ जाती है। किताब 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का भी उदाहरण देती है। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहा था। उसमें अनुमान लगाया गया कि भ्रष्टाचार के चलते प्रोजेक्ट्स की लागत 20 से 30% तक बढ़ गई थी। बाप रे, 20-30%। ये पैसा तो कहीं और लग सकता था। बिल्कुल, ये विकास के दूसरे कामों में इस्तेमाल हो सकता था। तो ये देरी और भ्रष्टाचार, ये दोनों मिलकर विकास की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लगा रहे हैं। लेकिन इसका इकोनॉमी पर कुल कितना असर पड़ता है? क्या किताब में इसका कोई अंदाजा दिया गया है? हाँ, दिया है, और आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। किताब के मुताबिक सिर्फ परिवहन क्षेत्र की बाधाओं की वजह से, मतलब खराब सड़कें, पोर्ट्स पर देरी, भीड़-भाड़ वाली रेल, इन सब की वजह से भारत की जीडीपी में हर साल लगभग 4.3% की अतिरिक्त लागत जुड़ जाती है। 4.3% जीडीपी। ये तो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, बहुत बड़ा। सोचिए, ये हमारे सालाना शिक्षा या स्वास्थ्य बजट के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये दिखाता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सुविधा नहीं है, ये सीधी आर्थिक जरूरत है। सही बात है। और भविष्य के लिए क्या योजना है? कुछ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसा कुछ है? हाँ, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी एनआईपी की बात किताब में है। इसके तहत 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। 111 लाख करोड़? ये तो बहुत भारी भरकम रकम है। जी, ये भारत की कुल सालाना जीडीपी का लगभग आधा हिस्सा है। दिखाता है कि कितना बड़ा निवेश चाहिए। लेकिन किताब ये भी बताती है कि इस विशाल लक्ष्य के लिए जो पैसा चाहिए, उसे जुटाना एक बड़ी चुनौती है। अनुमान है कि करीब 30 से 40% की फंडिंग में कमी हो सकती है। ओह, तो मतलब पैसा कहाँ से आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये वित्तीय अंतर पाटना आसान नहीं होगा।
तो ये बुनियादी ढांचे की चुनौती तो वाकई काफी गहरी लग रही है। क्वालिटी, सेफ्टी, देरी, करप्शन, फंडिंग सब आपस में उलझा हुआ है। चलिए अब किताब के अगले हिस्से पर चलते हैं। ये भारत की एक और बड़ी ताकत और शायद उतनी ही बड़ी चुनौती पर बात करता है, हमारे लोग, मानव पूंजी। जी, ह्यूमन कैपिटल। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 14.5 अरब से ज्यादा आबादी और औसत उम्र सिर्फ 28 साल। ये तो किसी भी देश के लिए मतलब एक वरदान जैसा है। हाँ, ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसे कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी इस युवा शक्ति का, इस मानव पूंजी का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? किताब इस पर कुछ गंभीर सवाल उठाती है, खासकर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर। हाँ, ये सच है कि स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ा है, एनरोलमेंट रेशियो बेहतर हुआ है, साक्षरता दर भी काफी सुधरी है। 1951 में जो सिर्फ 18% के आसपास थी, वो 2021 तक बढ़कर लगभग 77.7% हो गई। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सुधार है। लेकिन किताब कहती है कि स्कूलों में, खासकर सरकारी स्कूलों में, सीखने का स्तर मतलब लर्निंग आउटकम्स वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। अच्छा, मतलब बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं पर शायद उतना सीख नहीं पा रहे जितना उन्हें सीखना चाहिए। कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। किताब ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का हवाला देती है। उनकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रामीण भारत में कई बच्चे अपनी क्लास के लेवल का पढ़ या सामान्य गणित के सवाल हल करने में भी संघर्ष करते हैं। ये चिंता की बात है। जी, और किताब ये भी इशारा करती है कि कई स्कूलों में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। शायद इसी वजह से विश्व बैंक का जो मानव पूंजी सूचकांक है HCI, उसमें भारत का स्कोर सिर्फ 0.44 है। 0.44? ये अच्छा है या बुरा? मतलब बाकी देशों के मुकाबले कैसा है? ये स्कोर 0 से 1 के बीच होता है। 0.44 का मतलब है कि आज पैदा हुआ बच्चा अपनी पूरी क्षमता का केवल 44% ही हासिल कर पाएगा अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति बनी रही। ये कई दूसरे देशों, यहाँ तक कि कुछ पड़ोसी देशों से भी कम है। ये स्कोर्स शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के स्तर को मिलाकर बनता है। ओह, तो मतलब हमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर बहुत काम करने की जरूरत है। और इस कमजोर मानव पूंजी का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? सीधा और गहरा असर पड़ता है। जब काम करने वाली आबादी यानी वर्कफोर्स में जरूरी स्किल्स और नॉलेज की कमी होती है तो उनकी उत्पादकता कम रहती है। उत्पादकता मतलब प्रति व्यक्ति काम करने की क्षमता या आउटपुट। ओके। किताब में एक बहुत ही मार्मिक तुलना दी गई है। भारत में प्रति घंटा काम के बदले पैदा होने वाली GDP सिर्फ $8.60 के करीब है। सिर्फ $8.60? हाँ, अब इसकी तुलना अमेरिका से कीजिए जहां ये $74.60 है, या जर्मनी से जहां ये $67.60 है। बाप रे, इतना ज्यादा अंतर? जी, ये अंतर दिखाता है कि हमारे वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कितनी ज्यादा गुंजाइश और जरूरत है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और इसमें स्वास्थ्य का भी रोल होगा, है ना? बिल्कुल। किताब स्वास्थ्य और पोषण की चुनौतियों का भी जिक्र करती है। कुपोषण, खासकर बच्चों में, और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब लोगों की काम करने की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। एक बीमार या कमजोर व्यक्ति पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। सही बात है। तो एक स्वस्थ और शिक्षित वर्कफोर्स ही देश को तेजी से आगे ले जा सकता है। मानव पूंजी का विकास सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक अहम आर्थिक मुद्दा भी है। और ये देखिए, ये सीधे तौर पर उस बुनियादी ढांचे से भी जुड़ा है जिसकी बात हमने पहले की थी। अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने और चलाने के लिए भी तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सब मुद्दे तो आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक और बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं जो अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर प्रभावित करती है, काला धन, ब्लैक मनी। जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किताब में एसोचैम के 2018 के एक अध्ययन का जिक्र है। वो कहता है कि भारत में रियल एस्टेट के लगभग 30% सौदों में काले धन का इस्तेमाल होता है। 30%। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये सिर्फ रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं है। काला धन मतलब वो पैसा जिस पे टैक्स नहीं दिया गया और जिसका हिसाब किताब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, वो पूरी अर्थव्यवस्था को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। कैसे? मतलब टैक्स चोरी तो है ही, और क्या? टैक्स चोरी तो है ही, उसके अलावा ये संसाधनों के गलत आवंटन को बढ़ावा देता है। पैसा अनुत्पादक चीजों में लग सकता है, जैसे सोना या रियल एस्टेट में, सिर्फ कीमतें बढ़ाने के लिए। ये महंगाई बढ़ा सकता है और ईमानदार करदाताओं पर बोझ डालता है। एक तरह से ये पूरी व्यवस्था को विकृत करता है। सरकार ने इसे रोकने के लिए काफी कदम भी उठाए, जैसे नोटबंदी हुई थी, GST आया, बेनामी संपत्ति कानून। किताब इनके बारे में क्या कहती है?
किताब इन कदमों का जिक्र करती है, जैसे 1997 और 2016 में VDIS यानी स्वैच्छिक आय घोषणा योजनाएं आईं। 2016 की नोटबंदी तो थी ही, GST का आना जिससे लेन देन का हिसाब रखना थोड़ा आसान हुआ। 2015 का काला धन अधिनियम जो विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति पर फोकस करता है, और 2016 का बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम। इन सब का मकसद काले धन पर लगाम कसना और अर्थव्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाना था। लेकिन क्या ये कदम पूरी तरह सफल रहे? मतलब क्या काला धन खत्म हो गया? किताब एक मिलीजुली तस्वीर पेश करती है। पूरी तरह खत्म तो शायद नहीं हुआ है। इन कदमों से कुछ हद तक पारदर्शिता जरूर बढ़ी है और टैक्स कलेक्शन में भी सुधार देखने को मिला है। लेकिन किताब एक और पहलू पर ध्यान दिलाती है जिसे कुछ एक्सपर्ट्स टैक्स टेररिज्म कहते हैं। टैक्स टेररिज्म, ये क्या होता है? नियम इतने जटिल और अस्पष्ट होते हैं कि वो वैध कारोबार या निवेश को भी हतोत्साहित कर सकते हैं। लोग डर सकते हैं कि कहीं उन पर बेवजह कार्रवाई ना हो जाए। खासकर छोटे निवेशक या वो लोग जो दोस्तों परिवार जैसे अनौपचारिक स्रोतों से पैसा लेकर कुछ शुरू करना चाहते हैं, वे ज्यादा डर सकते हैं। अच्छा, मतलब डर के मारे लोग निवेश करने से कतरा सकते हैं। हाँ, इससे पूंजी निर्माण यानी इन्वेस्टमेंट में रुकावट आ सकती है। तो एक संतुलन साधना बहुत जरूरी है। काले धन पर सख्ती भी हो, लेकिन ईमानदार कारोबारियों को परेशानी न हो। ये एक जरूरी बात है। अच्छा, काले धन के अलावा किताब एक और वित्तीय समस्या पर बात करती है, निजी कर्ज का जाल, खासकर ग्रामीण भारत में। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर और पुरानी समस्या है। किताब बताती है कि भारत में 50% से ज्यादा किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं, आधे से ज्यादा। 50% से ज्यादा? ये तो बहुत चिंताजनक है। जी, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा, करीब 34%, साहूकारों या दूसरे गैर पंजीकृत उधारदाताओं जैसे अनौपचारिक स्रोतों से लिया गया है। अच्छा, तो बैंक से नहीं बल्कि लोकल मनी लेंडर से। हाँ, जहां बैंकों की पहुंच कम है या जहां किसानों को बैंक से लोन लेने में दिक्कत आती है, वहां वो अक्सर इन साहूकारों के पास जाते हैं। और इन अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत है ब्याज दरें। बैंक तो फिर भी RBI के नियमों के तहत एक तय दायरे में ब्याज लेते हैं, लेकिन साहूकार अक्सर बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। किताब बताती है कि ये 24% से लेकर 60% सालाना या कभी-कभी इससे भी ज्यादा हो सकता है। 60%? बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। जी, इतनी ऊंची ब्याज दरें चुकाना किसानों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक बार कर्ज ले लिया तो वो ब्याज चुकाते चुकाते ही परेशान हो जाते हैं और कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। ओह, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है? इसके कई असर होते हैं। पहला और सबसे सीधा असर तो ये है कि ये गरीब परिवारों को और गरीबी में धकेलता है। उनकी खरीदने की शक्ति कम होती है। दूसरा, ये एक तरह का समानांतर अनियंत्रित कर्ज बाजार खड़ा करता है। हाँ। RBI जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ब्याज दरें घटाता या बढ़ाता है, तो उसका असर मुख्य रूप से बैंकों और औपचारिक वित्तीय संस्थानों पर पड़। हाँ। साहूकारों के इस अनौपचारिक बाजार पर RBI का नियंत्रण बहुत सीमित होता है। वो अपनी मनमानी ब्याज दरें वसूलते रहते हैं। इससे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का असर कम हो जाता है और पूरी अर्थव्यवस्था को मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो ये निजी कर्ज का मुद्दा सिर्फ व्यक्तिगत लोगों की परेशानी नहीं है, बल्कि एक बड़ी आर्थिक समस्या भी है। बिल्कुल। अब किताब के एक और अहम पहलू पर आते हैं, शासन यानी गवर्नेंस, और इसी से जुड़ी एक और चीज, क्षेत्रीय असमानता, रीजनल डिस्पैरिटी। जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत इतना विशाल और विविधता भरा देश है। हाँ। और ये विविधता विकास के स्तर पर भी दिखती है। किताब बताती है कि कैसे कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, उसका GSDP यानी राज्य सकल घरेलू उत्पाद 31.08 ट्रिलियन बताया गया है, या तमिलनाडु, ये आर्थिक रूप से काफी आगे हैं। हाँ, पश्चिमी और दक्षिणी राज्य ज्यादातर आगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार, जिसका GSDP 6.50 ट्रिलियन है, या उत्तर प्रदेश जैसे कुछ बड़े राज्य हैं जहां विकास की रफ्तार उतनी तेज नहीं रही है। ये अंतर तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये अंतर काफी बड़ा है, और ये सिर्फ आमदनी या GSDP के आंकड़ों में ही नहीं है। ये मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भी साफ दिखता है। HDI शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को मापता है। किताब के मुताबिक
केरल का HDI स्कोर 0.752 है, जो काफी अच्छा माना जाता है। वहीं बिहार का स्कोर सिर्फ 0.571 है। ओह, तो मतलब जीवन स्तर में भी काफी अंतर है। जी, इसी तरह सड़कों की हालत, बिजली की उपलब्धता, स्कूलों और अस्पतालों की गुणवत्ता, इन सब चीजों में भी राज्यों के बीच भारी अंतर है। और इस क्षेत्रीय असमानता के परिणाम क्या होते हैं? देश के लिए ये क्यों बुरा है? इसके कई नकारात्मक परिणाम हैं। पहला, देश के संसाधनों का समान और प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता। कहीं संसाधन कम है, कहीं उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। दूसरा, ये सामाजिक तनाव पैदा कर सकता है। लोगों में असंतोष बढ़ सकता है कि उनके राज्य में विकास क्यों नहीं हो रहा। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, ये पिछड़े राज्यों से विकसित राज्यों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन यानी माइग्रेशन को बढ़ावा देता है। हाँ, लोग काम और बेहतर जिंदगी की तलाश में जाते हैं। जी, लोग बेहतर अवसरों की तलाश में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों की ओर जाते हैं। इससे इन शहरों के पहले से ही बोझिल बुनियादी ढांचे पर और ज्यादा दबाव पड़ता है। वहां भीड़ बढ़ती है, झुग्गियां बढ़ती हैं, पानी, बिजली पर बोझ बढ़ता है। तो ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। पिछड़े राज्य और पिछड़ते हैं और विकसित शहरों पर बोझ बढ़ता जाता है। और इन सभी चुनौतियों के बीच, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ह्यूमन कैपिटल हो, फाइनेंशियल सिस्टम हो या रीजनल डिस्पैरिटी, इन सब के बीच एक कॉमन धागा है जो हर जगह उलझा हुआ नजर आता है। किताब के मुताबिक वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। बिल्कुल, भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो विकास की जड़ों को, आप कह सकती हैं, दीमक की तरह चाट जाती है। किताब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2023 का जिक्र करती है। इसमें भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर था और स्कोर 100 में से सिर्फ 39 था। 100 में से 39? ये तो काफी कम स्कोर है। 0 मतलब बहुत भ्रष्ट, 100 मतलब बहुत साफ। जी, ये स्कोर दिखाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा अभी भी काफी व्यापक है। मतलब लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत है। किताब में कुछ बड़े घोटालों का भी जिक्र है शायद। हाँ, किताब 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले जैसे कुछ हाई प्रोफाइल मामलों का उदाहरण देती है। ये मामले दिखाते हैं कि कैसे ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार सरकारी खजाने को अरबों खरबों का नुकसान पहुंचा सकता है और जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाता है। लेकिन ये तो बड़े घोटाले हो गए। जी। क्या निचले स्तर पर भी? हाँ, किताब ये भी कहती है कि भ्रष्टाचार सिर्फ बड़े घोटालों तक सीमित नहीं है। ये निचले स्तरों पर भी आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। छोटा मोटा काम करवाने के लिए भी कई बार रिश्वत देनी पड़ती है, ऐसी धारणा है। लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानून तो है हमारे पास, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, लोकपाल कानून भी आया था, RTI भी है। हाँ, कानून निश्चित रूप से मौजूद है। किताब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का जिक्र करती है, जिसे 2018 में और सख्त भी किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, जो कुछ हद तक अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद आया था। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तो है ही, जो पारदर्शिता लाने में काफी मददगार रहा है। ये सभी महत्वपूर्ण कानूनी हथियार हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? कानून है, फिर भी भ्रष्टाचार क्यों है? किताब इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है। असली चुनौती है उनका प्रभावी कार्यान्वयन, मतलब उन्हें जमीन पर सही तरीके से लागू करना। और उसे लागू करने में क्या दिक्कतें आती हैं? किताब कई दिक्कतों की ओर इशारा करती है, जैसे मामलों की सुनवाई में होने वाली बहुत ज्यादा देरी, न्यायिक प्रक्रिया धीमी है, भ्रष्टाचार के मामलों में सजा होने की दर यानी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। किताब 2022 में इसे केवल 39% बताती है। सिर्फ 39%? मतलब 100 में से 61 लोग छूट जाते हैं। आंकड़ा तो यही इशारा करता है। फिर विसल ब्लोअर्स यानी जो लोग भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, उनकी सुरक्षा का भी मुद्दा है। उन्हें अक्सर धमकियां मिलती हैं और कई बार राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी या सीधे सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, जो जांच और कार्यवाही को प्रभावित करता है। तो जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, सिर्फ कानूनों का डर और असर दोनों कम हो जाते हैं। ये शासन की एक बड़ी कमजोरी है, जो बाकी सभी चुनौतियों को और बढ़ा देती है। तो जैसा कि हमने इस किताब भारत विकास की चुनौतियों के कुछ हिस्सों की इस पड़ताल में देखा,
तस्वीर वाकई काफी जटिल है। एक तरफ भारत की अपार संभावनाएं हैं, हमारी इतनी बड़ी युवा आबादी, हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारा बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग और हाँ, हमारा एक मजबूत लोकतंत्र। जी, संभावनाएं तो बहुत है, जी, संभावनाएं तो बहुत है। पोटेंशियल अपार है। लेकिन दूसरी तरफ ये गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी हैं। खराब और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है जो विकास की रफ्तार को धीमा कर रहा है। हाँ, हम अपनी मानव पूंजी यानी अपने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरी तरह विकास नहीं कर पा रहे हैं। जी, ये एक बड़ी चिंता है। वित्तीय प्रणाली में कालाधन और अनौपचारिक कर्ज जैसी समस्याएं जड़ें जमाई हुई हैं। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर क्षेत्रीय असमानता और भ्रष्टाचार जैसी शासन संबंधी दिक्कतें हैं जो सुधारों को मुश्किल बना रही हैं। हाँ, गवर्नेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे अहम बात, जैसा कि हमारी इस पूरी बातचीत से भी शायद उभर कर आया है, कि ये सारी चुनौतियां अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये इंटरलिंक्ड हैं। जैसे खराब सड़कें बच्चों को स्कूल जाने से रोक सकती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का असर मानव पूंजी पर पड़ा। हाँ, भ्रष्टाचार के कारण बना घटिया पुल गिर सकता है, तो गवर्नेंस का असर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की जान पर पड़ा। सही। अशिक्षा और गरीबी लोगों को साहूकारों के चंगुल में फंसा सकती है, तो मानव पूंजी का असर वित्तीय प्रणाली पर पड़ा। ये एक जटिल जाल है। इसीलिए किसी एक समस्या का समाधान ढूंढते समय उसके बाकी समस्याओं पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखना होगा। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। जी, बिल्कुल। एक व्यापक, समन्वित और लगातार चलने वाले प्रयास की जरूरत है। टुकड़ों में काम करने से शायद बात नहीं बनेगी। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल, भारत विकास की चुनौतियां, किताब के कुछ अहम बिंदुओं पर। यहाँ एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, इन सभी गहरी और आपस में जुड़ी हुई चुनौतियों को देखते हुए आपके अनुसार वो कौन सा एक क्षेत्र या सुधार हो सकता है जिस पर अगर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए और उसे सफलतापूर्वक लागू किया जाए, तो वो भारत के विकास के सफर में बाकी कई क्षेत्रों पर सबसे बड़ा और सकारात्मक गुणात्मक प्रभाव डाल सकता है। मतलब एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा कर सकता है। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। क्या वो शिक्षा है, या बुनियादी ढांचा, या भ्रष्टाचार पर लगाम कसना, या शायद कुछ और? सोचिएगा जरूर।